11 AM वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आपको डे 1 से ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आरसी में 10 on 10 बिना वोकैब को रटे भी आप लेकर आ सकते हैं, और इसका प्रूफ भी है। आप मेरे चैनल पे कमेंट्स में पढ़ लीजिए। बच्चों का ये कहना है कि बिना वोकैब याद किए उनको वोकैब याद हो रही है जस्ट आफ्टर वॉचिंग 40 मिनट्स वीडियो ऑन माई चैनल। ठीक है, तो आप भी आज ही प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। राइट टू डिग्निटी ऑन आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स। राइट टू डिग्निटी का मतलब क्या होता है? राइट टू डिग्निटी का मतलब है, देखिए आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 केवल इंडियन सिटीजन्स को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं देता है, बल्कि इसके अंडर राइट टू डिग्निटी भी आ जाता है। सो बेसिकली राइट टू डिग्निटी का मतलब है कि बिकॉज वी आर ह्यूमन, सो वी नीड आर ऑल human needs or basic needs to be fulfilled. Secondly, because we are humans, so we should get respect as humans. Thirdly, we need a healthy and peaceful environment which is good for our mental and emotional health. तो आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राइट टू डिग्निटी को भी ऐड किया और ये कहा कि ह्यूमंस को ह्यूमन जैसे जीने का अधिकार है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। सारी इन द सेंस बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, उसे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो थ्रू दिस आर्टिकल द एडिटर वांट्स द राइट टू डिग्निटी बी एक्सटेंडेड टू आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स। ठीक है, ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि आर्टिकल आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो विरोध कर रहे हैं, सरकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर है। और एडिटर ये कह रहे हैं कि राइट टू डिग्निटी उनको मिलना चाहिए। सो बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात से, राइट टू डिग्निटी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ऑथर का जो ये एडिटोरियल है, दिस इज प्राइमरीली रिफॉर्म ओरिएंटेड। वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली आशा और ये हैं क्या। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर है ना, वो अलग अलग स्कीम्स लेकर आते हैं। तो बेसिकली इन स्कीम्स के तहत ही गवर्नमेंट ने आशा या हेल्थ मिनिस्ट्री ने आशा और आंगनवाड़ी स्कीम्स को लॉन्च किया। तो बेसिकली आशा जो है ये है accredited social health एक्टिविस्ट्स। सो नाउन है ये, बेसिकली ये एक्टिविस्ट हैं। ये ऐसी फीमेल वॉलंटियर्स हैं जो गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ केयर और रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ के बीच में इंटरफेस का काम करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इनका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इनका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली वॉलंटियर्स हैं जो कि सरकार की हेल्थ रिलेटेड योजनाओं और हम सभी यानी पब्लिक के बीच में इंटरफेस का काम करती हैं, यानी जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगी? देखिए, ये कैसे जोड़ेंगे? ये मैटरनल केयर प्रोवाइड करेंगी, दोज वुमन हु आर प्रेग्नेंट उन सबको मैटरनल केयर प्रोवाइड करेंगी। वैक्सीनेशन करेंगी, जब बच्चे पैदा हो गए हैं तो उनको टीकाकरण करेंगे। आपने देखा होगा ना, द वुमन दे आर कैरिंग certain women, they are carrying a big box, ठीक है, और on their shoulder and they are going to vaccinate the children or the infants from streets to streets। और एक हॉस्पिटल करके अस्पताल या हॉस्पिटल करके एक वेब सीरीज़ भी आई थी, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को ही दिखाया गया था। तो उसमें वो क्या करते हैं कि वैक्सीन और अपने साथ कुछ बेसिक ORS जैसी मेडिसिन जो बच्चों को वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह में दी जाती है, बेसिक मेडिसिन, उन मेडिसिन को अपने साथ वो लोग रखती भी हैं। ठीक है, तो इनका काम होता है मैटरनल केयर प्रोवाइड करना, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, और एक सैनिटेशन किस सेंस में कि माँ के लिए और बच्चे के लिए कितनी साफ़ सुथरी चीज़ें चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उनके हेल्थ स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो बात हो गई आशा की। अभी आंगनवाड़ी क्या होता है और आशा की अगर आप बात करेंगे तो अभी हमारे कंट्री में लगभग 10 लाख ट्रेंड आशा एक्टिविस्ट हैं, ये वॉलंटियर्स हैं और इस स्कीम के तहत काम करती हैं। और काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये आंगनवाड़ी क्या होती है? आंगनवाड़ी बेसिकली आप इसे कोर्टयार्ड स्कीम भी बोल सकते हैं, मतलब आपके आंगन में चल रही है इसलिए ये ऐसी है, आंगनवाड़ी इसका नाम रखा गया है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंटर्स बनाए हुए हैं, इनका नंबर भी लगभग 10 लाख ही है। और इन सेंटर्स में क्या होता है, ट्रेंड फीमेल वॉलंटियर्स होती हैं और वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, मिलती जुलती ऐसी ही बेसिक सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि बच्चों का खाना कैसा होना चाहिए, ये हॉट कुक्ड मील्स भी प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली 6 साल से छोटे बच्चों को हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड करना, इनको थोड़ा सा पढ़ाना लिखाना, एजुकेशन देना, प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब इनके काम हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आंगनबाड़ी में एक सेंटर्स हैं और आशा में एक्टिविस्ट हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है। तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर इक्विटेबल पे फॉर आशा वर्कर्स। गवर्नमेंट को सुनिश्चित करनी चाहिए इक्वल पे आशा वर्कर्स के लिए भी, यानी कि गवर्नमेंट दूसरे हेल्थ वर्कर्स को जितनी सैलरी दे रहा है इक्वल सैलरी आशा वर्कर्स को भी मिलनी चाहिए। इक्विटेबल का मतलब फेयर भी होता है, मतलब जितनी उनकी बनती है कम से कम उतनी सैलरी तो आप दीजिए। तो इक्विटेबल का मतलब क्या हो गया? फेयर, जस्ट, इक्वल, इम्पार्शियल। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, इम्पार्शियल। The ongoing protests by ASHA and Anganwadi workers in West Bengal demanding their wages be increased to rupees 15,000 a month is a sore reminder of efforts to deny them permanent employee status despite their centrality to many national and state welfare schemes. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि आंगनबाड़ी तो बेसिकली सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, जहाँ पर 6 साल से छोटे बच्चों को जो विमेन वॉलंटियर्स होती हैं वो रखती हैं, उनको खाना बना के खिलाती हैं 6 साल से छोटे बच्चों को, क्योंकि उनकी मदर भी वर्किंग है बेसिकली। ठीक है, और उनको बेसिक एजुकेशन देना, उनको रख रखाव उनका अच्छा करना, ये सब काम उनका होता है। अब ये एडिटर ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट ऑनगोइंग मतलब जारी है अभी भी आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि उनकी वेजेस, उनके जो मेहनताना है वो बढ़ाकर 15,000 रुपये महीना कर दिया जाए। ये एक सौर रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? दोबारा दोबारा याद दिलाना। क्या, किस चीज़ को याद दिलाना? सॉर रिमाइंडर ऑफ एफर्ट्स टू डिनाई देम, कि किस तरीके से उनके एफर्ट्स को डिनाई किया जा रहा है, यानी कि इनकार किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। देम परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस, उनको परमानेंट एम्प्लॉय का स्टेटस नहीं दिया जा रहा, उसके बावजूद कि उनका जो नेशनल और सेंटर लेवल पे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके केंद्र में वो हैं, वो जो एफर्ट डाल रही हैं उनके एफर्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम के केंद्र में हैं, उसके बावजूद उनको जो उनका अधिकार है वो नहीं दिया जा रहा है। इसका सौर यानी कि कड़वा, यानी कि बुरा। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब होता है टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को याद दिलाना। प्रॉम्प्ट, ठीक है, निमोनिक क्या करता है? आपको याद दिलाने का काम करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देखते ही आपको कुछ चीज़ याद आ जाए तो बेसिकली रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट, द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिनाइड। तो सबसे पहले आपको एडिटर ने यहाँ पर ये बता दिया है कि ये शुरुआत जो हुई है वो कहाँ से हुई है? वेस्ट बंगाल में आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा 15,000 सैलरी मांगे जाने से प्रोटेस्ट शुरू हुई है। उसके बाद the Indira Gandhi government denied the first of many of these workers worker status under the integrated child development scheme. So basically ये जो है ना integrated child development scheme के अंडर ही ये दोनों चीज़ें आती हैं, आशा और आंगनबाड़ी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट denied the first of many of these workers। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था ये वर्कर्स को कि उनको वर्कर का स्टेटस ICDS स्कीम के तहत
नहीं मिलता है। वर्कर का स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट ऑन द पे रोल ऑफ द गवर्नमेंट। लेइंग अ फाउंडेशन, और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ही एक फाउंडेशन यानी कि एक बेस तैयार कर दिया था, एक जड़ तैयार कर दी थी, दैट इंडिया हैज कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन टू बाईपास लेबर लॉज। और इंडिया उस पर लगातार, उस फाउंडेशन पर लगातार इमारत खड़ी करता करता जा रहा है, लेबर लॉ को बाईपास करने की, नेग्लेक्ट करने की, रिजेक्ट करने की। बाईपास का मतलब होता है उल्लंघन करना, नेग्लेक्ट कर देना, अवॉइड कर देना, और सरकमवेंट भी यही होता है। सरकमवेंट मतलब इश्यू जो है ना, मुद्दे पर आप नहीं आ रहे हो, आप गोल 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 घूम रहे हो। सरकम मतलब सर्कल में, वेंट का मतलब घूम रहे हो, सो दैट यू आर अवॉइडिंग द मेन इश्यू। समझ में आ गया? बाईपास का मतलब नेग्लेक्ट करना, रिजेक्ट करना, सरकमवेंट करना। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक आधार खड़ा कर दिया था, एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी कि भाई आईसीडीएस के तहत आप गवर्नमेंट के पेरोल पर नहीं आते हैं, आपको वर्कर का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट पर क्या किया? लेबर लॉज को का उल्लंघन, नॉट उल्लंघन, सो टू से नेग्लेक्ट किया, बाईपास करा, वैसे ट्रांसग्रेस भी आप कह सकते हैं। ठीक है। एज द वर्कलोड इंक्रीज, जब इन लोगों का वर्कलोड बढ़ गया, द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल यूनियन फॉलोड इन 1989। तो नेशनल लेवल पर आशा और आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं उनकी यूनियंस भी बन गई 1989 में। बट इवन इन द लिबरलाइजेशन एरा, लेकिन लिबरलाइजेशन के दौर में भी, लिबरलाइजेशन हम मानते हैं 1991 से हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पर और इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल लगाए हुए थे उनको उदार कर दिया। मतलब उदार का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल कर दिया कि हाँ ठीक है, प्राइवेट लोगों पे जो अंकुश लगाए हुए थे, जो बहुत सारी कंडीशंस लगाई थी, उनको भी रिलैक्स कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया। और ग्लोबल लेवल पे भी जो कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती थी उनको भी फ्लेक्सिबल कर दिया। तो इसी चीज को हम लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं, आर्थिक उदारीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं, लेकिन लिबरलाइजेशन के दौर में भी द स्टेट क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ स्कीम वर्कर्स एंड एक्सपैंडेड सोशल स्कीम्स बट नॉट परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, ठीक है आप, लेकिन उस दौर में भी गवर्नमेंट ने स्कीम वर्कर्स करके कैटेगरी क्रिएट कर दी, स्कीम वर्कर्स की कैटेगरी क्रिएट कर दी, एंड एक्सपैंडेड सोशल स्कीम्स। तो सोशल स्कीम्स को तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया कि एक बहुत सारी स्कीम्स चला दी कि आंगनबाड़ी स्कीम है, ये आशा स्कीम है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उन्होंने परमानेंट जॉब्स नहीं दिए। क्लियर है? एक्सपेंडेड का मतलब होता है बढ़ाना, वाइडन करना, ठीक है। लेकिन स्कीम्स को बढ़ाने के बावजूद इन लोगों को परमानेंट जॉब्स नहीं दिए गए। द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अमीर बी 1996 ट्रिब्यूनल डिसीजन further excluded आंगनवाड़ी वर्कर्स फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द सेट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इन्होंने केस ले लिया है, ये केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अमीर बी। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहले नंबर पर आ रहा है ना, पहले नंबर पे क्या आ रहा है? स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो मतलब कर्नाटका ने अमीर बी पर एक केस लगाया है। ध्यान दीजिएगा, जो पहला नाम होता है ना वो केस लगाने वाला होता है। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका जो है, केटी के जो है, उसने केस अमीर बी के ऊपर लगाया है। और क्या है ये केस, कहाँ पे पहुंचा है? ये ट्रिब्यूनल में गया है। ट्रिब्यूनल बेसिकली आप लोगों को हायरार्की इस लेवल तक आके पता होना चाहिए। सबसे ऊपर हमें पता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे आपके क्या हैं? स्टेट कोर्ट्स हैं, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गई, उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स हो गए, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के को हम सबॉर्डिनेट, यानी ये वाला जो लेवल है ना, नीचे वाला जो मैंने अंदर लाइंस के अंदर रखा है, ये आपकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी कहलाती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, और डिस्ट्रिक्ट के भी फिर दो पार्ट हो जाते हैं, सिविल और सेशन कोर्ट, ठीक है। तो ये जो कोर्ट्स हैं ये सारी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो ये जो मैटर पहुंचा ये ट्रिब्यूनल में पहुंचा था, और ट्रिब्यूनल ने क्या किया था, यानी कि कर्नाटका के किसी ट्रिब्यूनल में पहुंचा, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका लेकर गई, इसको अमीर बी के अगेंस्ट लेकर गई, उन्होंने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने क्या कहा कि फर्दर एक्सक्लूडेड, इन्होंने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सेट से, यानी कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया।
ठीक है, इन्होंने भी दर्जा नहीं दिया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो गवर्नमेंट वर्कर्स नहीं हैं। Even as the top court expanded the right to food and thus the need to for these workers in 2004. हालांकि जो टॉप कोर्ट थी, टॉप कोर्ट किसे बोलते, अभी मैंने आपको हायरार्की बताई, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट टॉप कोर्ट हो गया। हालांकि टॉप कोर्ट ने एक्सपैंडेड द राइट टू फूड, इस स्कीम को, राइट टू फूड को एक्सपेंड करा था, ज़्यादा लोगों को इस स्कीम में या राइट टू फूड में इंक्लूड कर लिया था, और इसलिए द नीड ऑफ फॉर दीज वर्कर्स राइट टू फूड। बेसिकली देखो इसका मतलब क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि आंगनवाड़ी में जो क्या होता है, आंगनवाड़ी स्कीम में 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको खाना बना के खिलाती हैं ये आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं। तो राइट टू फूड जो स्कीम है ना, बच्चों को 6 साल से छोटे बच्चों को खाना मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। ये स्कीम तो सरकार ने बढ़ा दी, एक्सपेंड कर दी, लेकिन इन वर्कर्स की जो ज़रूरत है उसको नहीं सोचा कि भाई आप स्कीम को जब बढ़ा रहे हो तो खाना बनाने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नंबर में ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नीड को तो एक्सपेंड कर दिया गया, लेकिन ये नहीं समझा गया कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स की अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, राइट। द आशा प्रोग्राम took root in the mid 2000 and followed a similar trajectory. अभी ये इन्होंने बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करी थी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वही 6 साल से छोटे बच्चों को खाना बना के खिलाती हैं। अब ये आशा पे आ गए, अब इन्होंने आशा के लिए क्या कहा है, एंड आशा प्रोग्राम टुक रूट इन द मिड 2000। आशा की जो शुरुआत हुई है वो 2000 में शुरू हुई है, 2000 की डेकेड में ये आए हैं, एंड फॉलोड अ सिमिलर ट्राजेक्ट्री, और इनकी ट्राजेक्ट्री भी सिमिलर है। सो देखो मैंने आपको पिक्शनरी के थ्रू यहाँ पे समझाया है, ये जो बॉल फेंक रहा है ना, जिस पाथ को बॉल फॉलो कर रही है वो क्या कहलाएगा रूट। जिस पाथ को बॉल फॉलो कर रही है, जिस पे जा रही है, वो आपकी ट्राजेक्टरी, पाथ, रूट और कोर्स कहलाता है। तो इनका ये कहना है कि जिस रास्ते आंगनबाड़ी चल रहा था उसी रास्ते आशा भी चल रहा है, सिमिलर ट्राजेक्टरी आशा भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट द गवर्नमेंट फ्रेमिंग देम एज एक्टिविस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले तो आंगनबाड़ी को बोला था कि दे आर द स्कीम वर्कर्स, सिमिलरली इनको भी, आशा वर्कर्स को भी गवर्नमेंट ने एक्टिविस्ट बोल दिया, दे आर एक्टिविस्ट। इनकी फॉर्म जो फुल फॉर्म है क्या है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये वॉलंटियर्स हैं। क्लियर हो गया। A verse in the 2010 when the government employers and workers union recommended job regularization, minimum wages and pension and gratuity for ASHA workers at the 45th Labour Conference, successive UPA and NDA governments chose not to implement this. अब ये बोल रहे हैं इससे भी ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या थी कि 2010 में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स वर्कर्स यूनियन, इन सब ने, जितनी भी यूनियन थी, गवर्नमेंट की यूनियंस, गवर्नमेंट जॉब में जो थे उनकी यूनियंस थी, एम्प्लॉयर्स जो जॉब देते थे उनकी जो यूनियंस थी, उसके बाद वर्कर्स की जो यूनियन थी, जो फैक्ट्री में काम करते थे उन लोगों की, इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे उनकी जो यूनियन, सब ने रेकमेंड किया है कि जॉब को रेगुलराइज कर दिया जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलराइजेशन, कि आप उनको पेरोल पे ले लीजिए, परमानेंट जॉब्स क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था, सुझाव दिए थे, रेकमेंड मीन्स टू सजेस्ट, टू एडवाइज, टू सजेस्ट एंड टू एडवाइज। उन्होंने ये भी सुझाव दिए थे कि उनकी मिनिमम वेजेस, कम से कम वेजेस कितनी होनी चाहिए, उनको पेंशन एंड ग्रेचुटी आशा वर्कर्स को मिलनी चाहिए, ये सब उसमें सुझाव दिए गए थे। किसमें, 45th लेबर कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। लेकिन सक्सेसिव का मतलब होता है उसके बाद आने वाली। यूपीए और एनडीए की गवर्नमेंट ने क्या चुना, उन्होंने चुना कि इन चीज़ों को, सुझावों को, रिकमेंडेशंस को जो कि इन सारी यूनियंस ने दी थी, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लागू करना, जारी करना, एनफोर्स करना। एनफोर्स नहीं किया जाएगा, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। In 2015, the India government slashed the ICDS budget. Slash का मतलब होता है रिड्यूस करना, काट छाट कर देना उसमें। तो 2015 में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, एनडीए एक पॉलिटिकल पार्टीज थी, 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप है, आपको पता होना चाहिए। तो एनडीए गवर्नमेंट जो आई, हम उसे बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेजर जो सीट्स हैं वो बीजेपी की हैं, ठीक है। तो उन्होंने ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विसेज, सॉरी,
उसमें जो बजट था उनका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का जो उनका बजट था उसको काट दिया, उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया. And these workers have been protesting since at regular intervals just to make ends meet. और ये जो वर्कर्स हैं आशा आंगनबाड़ी के तब से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल्स यानी बीच बीच में रुक रुक कर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. क्यों? टू मेक एंड्स मीट. टू मेक एंड्स मीट एक ईडियम है. क्या है? ईडियम है. और इसका मतलब क्या होता है कि एक इंसान अपनी 2 वक्त की जो ज़रूरतें हैं केवल उन्हीं को मुश्किल से पूरा कर पा रहा है. उसे कोई कंफर्ट और लग्जरी नहीं मिल रहा है. बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी हो रही हैं उनकी, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. समझ आया? द सेंटर ऑल्सो फ्रोज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू दीज वर्कर्स पे इन 2018. अब देखो, बेसिकली मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ समझाऊंगी. हमारे कंट्री में जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, आपको इंग्लिश कोई और पढ़ाता है, साइंस कोई और पढ़ाता है, मैथ्स कोई और पढ़ाता है, तो बेसिकली सब्जेक्ट्स है ना ये. उसी तरीके से हमारे देश में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें अलग अलग लोग पढ़ाते हैं, अच्छा, क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि एक तो होती है सेंट्रल लिस्ट, इसे सिर्फ सेंटर ही देखेगी, इसमें स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. एक होती है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट का मतलब हो गया ये जो इसमें जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है ना वो सिर्फ स्टेट ही देखेगी. सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, इसमें जितने भी सब्जेक्ट है ना उसे सिर्फ सेंटर ही देखेगी. स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें स्टेट लिस्ट देखेगी. और एक होती है कॉन्करेंट. कॉन्करेंट का मतलब हो गया दोनों ही देखेंगे, सेंटर भी पढ़ा सकता है और स्टेट भी पढ़ा सकता है. अब बेसिकली मैंने इन्हें लिस्ट क्यों कहा है? क्योंकि इनमें मुद्दे मेंशन्ड हैं कि हेल्थ कौन देखेगा, ठीक है, डिफेंस कौन देखेगा, ठीक है, और फाइनेंस कौन देखेगा. ये मुद्दे जो है ना ये लिस्ट में मेंशन्ड हैं. और इनको कौन देखेगा? अगर सेंटर देखेगा तो सेंटर की लिस्ट में उनको बताया हुआ है कि भाई ये सारी चीज़ों पर लॉ आप बनाएंगे और आपका देखने का काम है. तो हेल्थ जो है ना बच्चों, वो हेल्थ जो स्टेट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट को देखना है. हेल्थ जो इश्यू है वो किसको देखना है? स्टेट को देखना है. आप समझ में आ गया क्या रेलेवेंस है यहाँ पे? आशा और आंगनबाड़ी प्राइमरीली आपकी ICDS के तहत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर के अंडर आते हैं. तो इसीलिए स्टेट लिस्ट का मैटर होगा, स्टेट को ही देखना है, स्टेट को ही पढ़ाना है, ठीक है. तो इन्होंने ये बोला कि NDA गवर्नमेंट ने 2015 में ICDS के बजट को काट दिया. एंड दीज वर्कर्स तब से लगातार ये लोग रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 वक्त की ज़रूरतों को मुश्किल से ही पूरा कर पाते हैं. सेंट्रल ने अपना जो कंट्रीब्यूशन था वर्कर्स की पे में 2018 में उसे फ्रोज कर दिया. फ्रोज का मतलब उसे रोक दिया, उससे अब नहीं करेगा, ठीक है. जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है इट मीन्स नो डेबिट नो क्रेडिट, कि आप ना तो उसमें पैसे डाल सकते हैं, ना आप उसमें डाल सकते हैं, ना आप उसमें से निकाल सकते हैं. डेबिट मीन्स नहीं निकाल सकते, नो क्रेडिट मतलब डाल भी नहीं सकते, ठीक है. अकाउंट फ्रीज हो गया. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2018 में जो कंट्रीब्यूशन करती थी, स्टेट को जो पैसे देती थी ना हेल्थ वर्कर्स को देने के लिए, उसे फ्रीज कर दिया. इन इफेक्ट लीविंग आशा एंड आंगनबाड़ी पर्सनल टू ऑब्जर्व फिस्कल शॉक्स. और इन इफेक्ट मतलब क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि जो भी फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था, जितना भी फाइनेंशियल, फिस्कल का मतलब फाइनेंशियल होता है, शॉक्स का मतलब होता है धक्के. अब किसको ऑब्जर्व करने थे? आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स के ऊपर प्रॉब्लम आ गई. जो बजट में कटौती हुई उसका शॉक किसे झेलना पड़ रहा है? आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को झेलना पड़ रहा है. क्लियर हो गई? आगे चलते हैं. Together with the lack of guarantee of better working conditions for gig workers in the new labor codes. अब ये कह रहे हैं कि न्यू लेबर कोड्स के आने पर 2 चीज़ें हुई हैं. टुगेदर का मतलब होता है 2 चीज़ों का साथ साथ होना, है ना, 2 चीज़ साथ में आ गई. क्या हुआ है? एक तो लैक ऑफ गारंटी ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर गिग वर्कर्स, कि कोई भी आप गारंटी नहीं दे रहे हो कि गिग वर्कर्स को बेटर कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी. अच्छा, बेटर वर्किंग कंडीशंस बच्चों क्या होती हैं? देखो, एक फैक्ट्री है, हर तरफ से कवर्ड है, उसमें कहीं पर भी हवा के आने के लिए, फ्रेश एयर के आने के लिए स्कोप नहीं है. तो क्या आपको लगता है कि बेटर वर्किंग कंडीशन है, गुड वर्किंग कंडीशन है? नहीं. राइट टू डिग्निटी में ये भी है कि फैक्ट्री में हवा आने जाने के प्रॉपर सोर्सेस होने चाहिए, पीने का साफ पानी होना चाहिए,
ठीक है। गर्मी से बचाव के लिए हवा आना जरूरी है। बाहर आग लग जाए अगर तो बाहर निकलने के लिए प्रॉपर रास्ते दरवाजे होना जरूरी है। ये आपकी जो है वर्किंग कंडीशन। इसके अलावा ये नहीं है कि आप 12 घंटे किससे काम कराएंगे। वर्किंग आवर्स शुड ऑल्सो बी फिक्स्ड। साल में कितनी छुट्टी होनी चाहिए, महीने में कितनी छुट्टी होनी चाहिए, ये सब वर्किंग कंडीशंस के अंदर आते हैं। इन चीज़ों को समझ के चलिए। अब हम इतने छोटे नहीं हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आरसी पर ध्यान देंगे, उसमें जो चीज़ें आई हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर इस तरीके से चलेंगे तो जीडी इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे लिखने के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट इज नॉट एडवाइसेबल। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया है कि टुगेदर विद लैक ऑफ गारंटी ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर गिग वर्कर्स। और गिग वर्कर्स किसे बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को बोलते हैं, जो अपना खुद फ्रीलांस कर रहे हैं। फ्रीलांस का मतलब क्या होता है? अपना खुद का बिजनेस जमाए बैठे हैं, खुद फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। एंड ऑन डिमांड वर्कर्स हैं, जो भी किसी फिक्स्ड सैलरी पर किसी जगह काम नहीं कर रहे होते, उनको गिग वर्कर्स बोला जाता है। किसी जगह के एम्प्लॉई नहीं होते, पेरोल पर नहीं होते, उनको गिग वर्कर्स बोला जाता है। यहाँ पर बात सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की हो रही है। ना तो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के से फिक्स सैलरी लेते हैं, ना उनके एम्प्लॉई हैं, ना उनके पेरोल पर आते हैं, तो ऐसे वर्कर्स को गिग वर्कर्स बोला जाता है। ठीक है, तो नए लेबर कोड में एक तो गवर्नमेंट ने कोई गारंटी नहीं दी है गिग वर्कर्स को कि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छी होंगी। The state has effectively exited the social contract for many of its most vulnerable laborers। और दूसरा इसकी चीज़ में क्या साथ में काम हो गया है, बेटर वर्किंग कंडीशन तो डिनाई कर दी, मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, लैक उसकी कमी है। दूसरा, स्टेट इफेक्टिवली एग्जिटेड का मतलब होता है बाहर आना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों वर्ड यूज किया है? क्योंकि ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि जो वल्नरेबल या वीकर सेक्शन है या वल्नरेबल लेबरर्स हैं, वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, जो अपनी चीजें मांग नहीं सकती। क्यों नहीं मांग सकती? क्योंकि फिक्स पेरोल पे नहीं है, तो इसलिए वल्नरेबल लेबर वर्ड का यूज किया है। वो काम करने वाले मजदूर, दिहाड़ी मजदूर या मजदूर जो वल्नरेबल हैं। क्यों है वीक? क्योंकि उनको फिक्स सैलरी नहीं मिलती, तो उनके साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ थी उससे भी गवर्नमेंट अब एग्जिट कर दिया है, बाहर आ गई है। इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग बिजनेस मैट्रिक्स, क्यों बाहर आई है? पहले तो ये दो चीज़ें आपको दोनों कमियां बता दी कि पहले तो ये वर्किंग कंडीशन भी नहीं दे रही, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट अब उस चीज़ से भी बाहर आ गई है जो उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन लोगों को क्या करेगी, पैसे प्रोवाइड करेगी या स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा बजट या पैसे देगी जिससे इन लोगों की सैलरी या इन लोगों को पैसे मिल पाए। तो इन दोनों की वजह से, और एक चीज़ और है, प्रमोटिंग बिजनेस मैट्रिक्स ये क्या कर रही है? बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। एंड मोर फिस्कल हेडरूम एट द सेंटर। फिस्कल हेडरूम का मतलब है कि अपने बजट को क्या कर रही है? कम कर रही है। जब इन लोगों को पैसा कम देगी तो क्या होगा? इसके एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर रही है और बजट अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है, बजट में फ्लेक्सिबिलिटी ला रही है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक बार पूरा फिर से बता देती हूँ। टुगेदर विद द लैक ऑफ अ गारंटी ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर गिग वर्कर्स इन द न्यू लेबर कोड्स, द स्टेट हैज इफेक्टिवली एग्जिटेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेनी ऑफ इट्स मोस्ट वल्नरेबल लेबरर्स इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग बिजनेस मैट्रिक्स एंड मोर फिस्कल हेडरूम एट द सेंटर। गवर्नमेंट ने अच्छी वर्किंग कंडीशंस जो गिग वर्कर्स हैं उनमें कोई गारंटी नहीं है, उसकी कमी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत असरदाई या असरकारक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इसकी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मोस्ट वल्नरेबल लेबरर्स हैं उनको बजटरी हेल्प प्रोवाइड करने की उस स्कीम, उस चीज़ से भी बाहर आ गई हो। और किस फेवर में है कि वो अपने बिजनेस मैट्रिक्स को सुधारे, प्रमोट करें और अपने लिए बजट में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए, एक्सपेंडिचर को कम करके। ठीक है, स्टेट्स टू wield मोर पावर इन हायरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मोर पावर इसीलिए बोला है क्योंकि जो हेल्थ है ना, हेल्थ किसकी लिस्ट में आता है? किसको पढ़ाना है? स्टेट को पढ़ाना है। इसीलिए बोला गया है कि सेंटर के कंपैरिजन में स्टेट के पास ज़्यादा पावर है इन हायरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
हायरिंग करने में, स्टेट वर्कर्स को हायर करने में, नौकरी देने में, और डिस्प्यूट जो भी अराइज होते हैं उनको सॉल्व करने में, एंड आर ऑल्सो मोर वल्नरेबल टू इलेक्टोरल प्रोसेस। तो एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट को ज़्यादा पावर है, और दूसरी तरफ क्या है, इलेक्टोरल प्रेशर के चलते स्टेट्स ज़्यादा वल्नरेबल भी हैं, पावरलेस भी हैं, ज़्यादा रिस्क में भी आ जाती हैं। इलेक्टोरल प्रेशर का मतलब क्या हुआ, देखो भाई स्टेट ने तो मना कर दिया कि सेंटर ने मना कर दिया कि हम पंजाब को हेल्थ के लिए अब जो बजट है उसमें से हम 100 रुपए में से अब कम कर देंगे, 80 रुपए ही देंगे। ठीक है, तो अब पंजाब के पास 80 रुपए हैं, लेकिन साथ में इलेक्शन का का भी प्रेशर है कि नहीं। तो ये हेल्थ वर्कर्स के पंजाब गवर्नमेंट ने जो पहले 100 रुपए ही हेल्थ वर्कर्स को देती थी, अब 80 रुपए देने शुरू कर दिए। तो क्या हेल्थ वर्कर्स पंजाब में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट देगी? नहीं देगी, वोट कट जाएंगे यहाँ से। यही रीजन है कि इलेक्टोरल प्रेशर यूज किया गया है, विच यूनियंस हैव टेकन एडवांटेज ऑफ, और यूनियन गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाया है। तो इनडायरेक्टली हमें एक इम्प्लिसिट इनहेरेंट जो मीनिंग है वो समझ में आ रहा है एडिटोरियल का, कि एडिटर ये कहना चाहते हैं कि जिन भी स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कहने का मतलब, तो उन स्टेट्स में सेंटर हेल्थ ग्राउंड पे कम पैसा देती है ताकि उनके वोट्स कट जाएं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के वोट्स जो उस स्टेट में हैं उनके वोट्स कट जाएं और उसका फायदा उठा लें। एज सेंट्रल ऑनरेरिया स्टैग्नेटेड, ऑनरेरिया का मतलब होता है ऑनरेरी पे करना। ठीक है, ऑनरेरी का मतलब होता है बिना पेरोल के जब आप वर्कर्स को पे कर रहे हो। वॉलंटियर है, वॉलंटियर को क्या मिलता है, ऑनरेरी मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है। ठीक है, तो सेंट्रल ऑनरेरिया स्टैग्नेटेड, स्टैग्नेटेड का मतलब एक जगह रुक जाना, उसमें कोई ग्रोथ ना होना। चूंकि सेंट्रल द्वारा दिए गए पैसे रुक गए हैं, स्टेट्स वर कंपेल्ड टू टॉप अप पेमेंट्स फ्रॉम देयर ओन बजट। तो स्टेट्स अब बाध्य हो गए हैं कि अपने बजट से उस कमी को पूरा करें और उन्हें पूरा पेमेंट दें। अब यहाँ पर 80 रुपए में 20 रुपए जो हैं, ये क्या कहलाएगा, टॉप अप कर रहा है स्टेट। 80 रुपए सेंटर ने दिए थे, उसमें 20 रुपए का टॉप अप करना पड़ रहा है स्टेट्स को, ताकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पूरा 100 रुपीज मिल पाए। क्लियर हो गया मीनिंग? Predictably, wealthier states and those facing sustained union pressure have been able to offer more or additional benefits than fiscally constrained ones. तो प्रिडिक्टिवली मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको फैक्ट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, तो आप प्रिडिक्ट ही कर सकते हो। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो स्टेट्स वेल्दी हैं कंपैरेटिवली, जो अभी पहले बात की गई थी उन स्टेट्स के कंपैरिजन में जिन्हें अपने बजट से टॉप अप करना पड़ रहा है पेमेंट्स को, उनके कंपैरिजन में जो वेल्दी स्टेट्स हैं, एंड दोज फेसिंग सस्टेन यूनियन प्रेशर, और ऐसे स्टेट्स जो लगातार, सस्टेन का मतलब होता है परमानेंट, परसिस्टेंट, लगातार, कांस्टेंट प्रेशर फेस कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट से, हैव बीन एबल टू ऑफर, वो भी भाई प्रेशर किस सेंस में कि हेल्थ वर्कर्स के लिए ज्यादा करो, हेल्थ वर्कर्स को आपको 100 रुपीज देने ही देने, यूनियन प्रेशर भी बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। भले ही जो हेल्थ है वो स्टेट का इश्यू है, लेकिन फाइनल से किसका है, पॉलिसीज के मैटर्स में जो भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे फाइनल से किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर यूनियन प्रेशर का मतलब यही है कि जो यूनियन में गवर्नमेंट है वो प्रेशर बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि हेल्थ की जो ये पॉलिसी है आपके स्टेट में सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इस पर खर्चा करिए, इसे इम्प्लीमेंट करना ही करना है आपको। तो यहाँ पर क्या बोला है कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है, प्रिडिक्टिवली, हम यहाँ पर प्रिडिक्शन ही कर रहे हैं। ठीक है, जो वेल्दी स्टेट्स हैं और जो यूनियन गवर्नमेंट का सस्टेन्ड यानी लगातार प्रेशर झेल रहे हैं, वो एडिशनली या एडिशनल बेनिफिट्स देने में ज़्यादा समर्थ हैं उनके कंपैरिजन में जो फाइनेंशियली, फिस्कली का मतलब होता है फाइनेंशियली असमर्थ हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी तरीके की दिक्कत का सामना कर रहे हैं या उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, उनके कंपैरिजन में वो ज़्यादा समर्थ हैं। नॉनदलेस इट इज unconscionable that the practice of denying these workers their due still continues to be knowingly exploitative. ठीक है, nonetheless it is
इट इज अनकॉन्शियनेबल। क्या है ये? बहुत अनरीजनेबल है कि जो ये प्रैक्टिस है ना, आप इन वर्कर्स को इनका ड्यू नहीं दे रहे हो, इनका अधिकार नहीं दे रहे हो, स्टिल कंटिन्यूज टू बी नोइंगली एक्सप्लॉइटेड। ये अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है, लगातार जारी है। करप्ट प्रैक्टिसेस या अनस्क्रूपुलस रूथलेस जो प्रैक्टिसेस हैं वो अभी भी जारी हैं, अगर आप इन वर्कर्स को इनका अधिकार, देयर ड्यू का मतलब इनका अधिकार नहीं दे रहे हो। राइट है? द सेंटर मस्ट legally reclassify these volunteers as statutory employees under the Code on Social Security, guaranteeing minimum wages and pension coverage। तो ये कह रहे हैं कि सेंटर को मस्ट लीगली का मतलब होता है लॉफुली रिक्लासीफाई करना चाहिए। रिक्लासीफाई क्यों कहा है कि पहले उन्होंने जो ये आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स है ना, इनको स्कीम की कैटेगरी में डाल दिया था कि ये हमारी स्कीम्स हैं, उनके तहत ये लोग काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि लीगली इनको लॉफुली दोबारा से कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहिए इन वॉलंटियर्स को, और इनको स्टैट्यूटरी मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉ, स्टैट्यूट के तहत, कानून के तहत इनको एम्प्लॉयज का दर्जा दे देना चाहिए अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के कोड के तहत इन वॉलंटियर्स को स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय का दर्जा दे देना चाहिए। गारंटिंग मिनिमम वेजेस, इनको मिनिमम वेजेस की गारंटी देनी चाहिए कि आप अगर काम करेंगे तो आपको मिनिमम वेजेस यानी कि जो दिहाड़ी या पैसा है वो कितना मिलेगा, मिनिमम फिक्स कर देना चाहिए। और पेंशन भी इनको दे देनी चाहिए, इनको पेंशन कवरेज भी मिल जाना चाहिए। द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट ऑल्सो ब्रिज फिजिकल गैप्स टू एंश्योर इक्विटेबल पे अक्रॉस रीजन। तो ये कह रहे हैं कि सेंटर और स्टेट को जो फिजिकल गैप यानी फाइनेंशियल गैप बन गया है 80 और 100 का, इसको भी ब्रिज करने की कोशिश करनी चाहिए, भरने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रिज का मतलब होता है भरने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अक्रॉस रीजन्स का मतलब है अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग पैसे आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिल रहे हैं उसको भरने की कोशिश करनी चाहिए, उस गैप को भरने की कोशिश करनी चाहिए। ओनली बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग these protections can India grant these essential workers their rightful dignity। केवल तभी जब इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाएगा, स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, एक सिस्टम बना दिया जाएगा इन प्रोटेक्शंस को, केवल तभी इंडिया कैन ग्रांट दीज एसेंशियल वर्कर्स देयर राइटफुल डिग्निटी। केवल तभी इंडिया इन बहुत ज़रूरी वर्कर्स को, ज़रूरी मतलब हमारे देश में हेल्थ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ये वर्कर्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, तो इन वर्कर्स को उनका सही डिग्निटी प्रदान कर पाएगा, दे पाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट बाय आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स इन वेस्ट बंगाल? याद है आपको क्या डिमांड कर रहे थे कि हमारी मंथली वेजेस को 15,000 रुपये फिक्स कर दो। सो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है ना बच्चों, उससे हम डायरेक्ट सिलेक्शन से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शुरुआत में ही प्रोवाइडेड है कि वेस्ट बंगाल में जो आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स थे वो 15,000 रुपीज़ मंथली मिनिमम वेजेस की डिमांड कर रहे थे, इसीलिए वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे। Number 2, the passage suggests that denying ASHA and Anganwadi workers permanent employee status has primarily enabled the government to। पैसेज क्या सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट ने आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को परमानेंट एम्प्लॉय का स्टेटस जो नहीं दिया है, उससे गवर्नमेंट क्यों, किस लिए, क्या 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 इनेबल हुई है? हैज़ प्राइमरली इनेबल द गवर्नमेंट टू, उसने गवर्नमेंट को किस चीज़ के लिए समर्थ बना दिया है? टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, गवर्नमेंट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो कम हो गया है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बेसिकली ये अलग चीज़ हो गई है ना, और यहाँ पर हम हेल्थ वर्कर्स की बात कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स को अगर राइट डिनाई किए जा रहे हैं तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन का कोई लेना देना नहीं है। बाईपास लेबर लॉज, एग्जैक्टली यही चीज़ बताई है यहाँ पर। ठीक है, पैसेज ने क्या कहा है? आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को परमानेंट एम्प्लॉई का स्टेटस डिनाई जो गवर्नमेंट ने किया है, उससे क्या हो गया है, उसने गवर्नमेंट को इनेबल कर दिया है कि वो लेबर लॉस को अब बाईपास कर सकती है, इग्नोर कर सकती है, सरकमवेंट कर सकती है। ठीक है,
Which historical decision first laid the foundation of denying आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर्मल वर्कर स्टेटस? ध्यान है, हमने क्या पढ़ा था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसकी फाउंडेशन रखी थी और उसके बाद जितने भी सक्सेसिव एनडीए और यूपीए गवर्नमेंट आई उनको उसी फाउंडेशन पर आगे बिल्डिंग बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो क्या है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अमीरीबाई नहीं है। देखो कंफ्यूज मत होना, ये बाद की चीज़ है, 1996 में आई है और यहाँ पर इन्होंने जो बताया है ना, यहाँ इन्होंने इंदिरा गांधी की बात करी है। ठीक है, तो हम सिलेक्शन से भी जा सकते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप सेफली सिलेक्शन टेक्निक से अपना सकते हैं। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट्स डिसीजन अंडर आईसीडीएस के तहत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि ये जो वर्कर्स हैं ये वॉलंटरी या बोलना चाहिए वॉलंटियर्स की कैटेगरी में आते हैं और ये जो स्कीम्स है ना वो हमारी बेसिकली जो आशा और आंगनबाड़ी हैं ये स्कीम्स हैं, तो ये इनको पेरोल पे नहीं लिया जा सकता। Question 4. How did the Supreme Court's expansion of the right to food in 2004 contrast with the status of आंगनबाड़ी वर्कर? ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट कैसे है। मैंने आपको बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि राइट टू फूड है उसको एक्सपेंड करो, अभी उसकी रीच 40 अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो इसको बढ़ाओ, 50 पर लेकर जाओ, 60 पर लेकर जाओ, लेकिन जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उन पर किसी का ध्यान ही नहीं कि उनका नंबर भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम की आउटरीच 40 से 50 डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाना चाहते हैं तो ज़्यादा आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और इस केस में यहाँ आंगनबाड़ी की बात हो रही है क्योंकि राइट टू फूड यानी आंगनबाड़ी के वर्कर्स को 6 साल से छोटे बच्चों को खाना बनाकर खिलाना होता है। क्लियर हो गया? तो how did the Supreme Court's expansion of the right to food in 2004 contrast with the status of आंगनबाड़ी वर्कर? किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट करता है? सीधी सी बात है, इट इंक्रीज्ड देयर वर्कलोड विदाउट ग्रांटिंग एम्प्लॉय स्टेटस। उनका वर्कलोड अब क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि उतने ही आंगनबाड़ी वर्कर्स को अब बढ़े हुए डिस्ट्रिक्ट में भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। ठीक है, बाकी देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए क्योंकि ये बेसिकली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। इट रिड्यूस द नीड फॉर आंगनबाड़ी वर्कर्स, रिड्यूस नहीं बल्कि इंक्रीज होगी। 40 से 50 डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी स्कीम जा रही है तो आपको ज़्यादा वर्कर्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, इट रेगुलराइज देयर जॉब, तो ये तो इस पे पूरा का पूरा पैसेज ही है। इनको रेगुलराइज करने की बात बार बार कही गई, बार बार मांगी हुई, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। ठीक है, इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू स्टेट्स, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है कि स्टेट्स के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल चला गया। स्टेट्स की लिस्ट में आता ज़रूर है हेल्थ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, द आंसर विल बी बी। द टर्म स्कीम वर्कर्स एज यूज्ड इन द पैसेज प्राइमरीली रिफ्लेक्ट्स, इसका क्या मतलब है स्कीम वर्कर्स, ये स्कीम के तहत आप वर्कर हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द वर्कर्स हायर टेम्पररीली ड्यूरिंग क्राइसिस, क्राइसिस के दौरान ही वर्कर्स को हायर किया गया है। सी क्राइसिस जैसी कोई चीज़ नहीं बताई है। क्राइसिस का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम उठ के खड़ी हो जाना, कोई एक मुद्दा उठ जाना, इश्यू आ जाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बी अ कैटेगरी क्रिएटेड टू एक्सपेंड स्कीम्स विदाउट क्रिएटिंग परमानेंट जॉब, यही है स्कीम्स। आईसीडीएस के तहत 2 स्कीम्स बना दी गई, कौन सी, आशा और आंगनबाड़ी। और आशा और आंगनबाड़ी चूंकि दोनों की दोनों क्या थी, ये दोनों स्कीम्स थी, इसलिए वर्कर्स को परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं मिला, परमानेंट जॉब्स नहीं मिली। ठीक है, कैटेगरी क्रिएटेड टू एक्सपेंड स्कीम्स विदाउट क्रिएटिंग परमानेंट जॉब्स। What recommendation of the 45th Labour Conference was ignored by successive government? कौन सी recommendations को ignore कर दिया गया था? प्राइवेटाइजेशन ऑफ फैमिली ऑफ वेलफेयर डिलीवरी, प्राइवेटाइजेशन नहीं, यहाँ डिमांड कुछ और थी। ठीक है, डिमांड क्या थी, मिनिमम वेजेस फिक्स कर दो, रेगुलराइजेशन ऑफ जॉब कर दो, ये सारी डिमांड्स थी। ठीक है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आशा वर्कर्स, ऐसी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। क्या, मैंने अभी 1 मिनट पहले जो आपको बताया, दिस इज सी ऑप्शन। 45th लेबर कॉन्फ्रेंस में ये रिकमेंडेशंस दी गई थी जो कि सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दी, बाईपास कर दी, इग्नोर कर दी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रीजिंग द सेंटर्स कंट्रीब्यूशन 2018 रिजल्टेड इन, अभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो पैसे देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसे देती थी उसको उसने रोक दिया। उससे क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेजेस अक्रॉस स्टेट्स,
सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म वेजेस हो गई, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा रिजल्ट हुआ था? नहीं हुआ था। वर्कर्स बियरिंग द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रेंट, यही चीज आई थी कि वर्कर्स को फिजिकल कंस्ट्रेंट का सामना करना पड़ा। जो सारा का सारा शॉक था, जो फिजिकल शॉक लगा था, धक्का लगा था, वो एब्जॉर्ब किसने किया? इन वर्कर्स ने किया। ठीक है, नेक्स्ट, the author's broader argument suggests that the state has weakened the social contract by, जो ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट है वो क्या सजेस्ट करता है कि स्टेट ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को, जो सरकार और गिग वर्कर्स के बीच में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कैसे कमजोर कर दिया है। कैसे कमजोर किया है? एक्सपेंडिंग वेलफेयर स्कीम्स रैपिडली, तो कमजोर नहीं हो गया तो उल्टा हो गया। अगर आप वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ा रहे हो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हो आप, है ना, तो ये ऑपोजिट हो गया। प्रायोरिटाइजिंग इलेक्टोरल गेन्स ओवर लेबर राइट्स, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। द ऑथर्स ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट द स्टेट हैज वीकेंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय, तो हमें यहाँ पर एक्शन बताना है, हमें क्या बताना है कि ऐसा क्या किया स्टेट गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट कमजोर पड़ गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कमजोर पड़ने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? प्रायोरिटाइजिंग इलेक्टोरल गेन्स की बात करी है ओवर राइट्स, तो ये नहीं है। बी, एग्जिटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वल्नरेबल वर्कर्स इन फेवर ऑफ फिजिकल एंड बिजनेस मैट्रिक्स, सेम यही चीज बताइए कि वल्नरेबल वर्कर्स के साथ एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट का, कि वो उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों को प्रोवाइड करेगी, वो नहीं प्रोवाइड करी, बल्कि अपने बिजनेस मैट्रिक्स को सुधारने के लिए, बजट में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने उनके ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, राइट? सो दिस इज हियर एंड वी आर गोइंग टू कॉल दिस सेशन ऑफ। थैंक यू एंड बाय।